सरफेस केमिस्ट्री अपना चैप्टर चल रहा था और सरफेस केमिस्ट्री में अपन ने दो टॉपिक्स पढ़ लिए थे, एक तो एड्जॉर्प्शन और दूसरा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को ही अब अपन आगे ले रहे हैं। कैटलिस्ट का एक टाइप देख रहे हैं, जियोलाइट्स। जियोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। जियोलाइट्स एक सिंपल अपन उसमें देखें तो स्टोन का ही टाइप है, ठीक है। ये सिलिकेट्स होते हैं। क्या होते हैं? सिलिकेट्स। जियोलाइट्स जो हैं ये सिलिकेट्स से फॉर्म होंगे, लेकिन इनमें सिलिकॉन एटम, कुछ सिलिकॉन एटम रिप्लेस हो जाते हैं एल्यूमिनियम से, तो हम इनको ये बोल सकते हैं कि ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। जियोलाइट्स क्या होते हैं? एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे आपके पास में सिलिका है, SiO2 सिलिका है, लेकिन सिलिका तो पॉलीमर होती है, होल N होता है, ठीक है। ये SiO2 होल N। सपोज N इक्वल्स टू 4 ले लेती हूँ मैं, तो अगर N इक्वल्स टू 4 ले लूँ तो सिलिकॉन एटम कितने होंगे? 4, और ऑक्सीजन 8 हो जाएंगे, ठीक है। इससे मैं आपको जियोलाइट्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये सिलिका का एक फॉर्म ले लिया। अब अगर मैं इस सिलिकॉन में इसमें से कुछ सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर दूँ एल्यूमिनियम से, जैसे मान लो मैंने इस 4 सिलिकॉन में से एक सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम लगा दिया, तो यहाँ पर कितने सिलिकॉन बच जाएंगे? 3, और ऑक्सीजन कितने हैं? 8, और यहाँ पर एल्यूमिनियम। एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया किससे? एल्यूमिनियम से। वैसे सिलिकॉन पे चार्ज होता है +4, तो एक सिलिकॉन पे +4 है तो 4 पे +16 हो जाएगा। ऑक्सीजन पे -2 तो 8 पे -16, तो टोटल ये न्यूट्रल है, +16 और -16, ये तो न्यूट्रल है। लेकिन जब सिलिकॉन की जगह पे कौन आ गया? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम पे तो +3 चार्ज है, 3 सिलिकॉन, तो 3 × 4 तो कितना हो गया? +12, तो यहाँ पर +15 हुआ, और 8 ऑक्सीजन पे -2 के अकॉर्डिंग कितना हो गया? -16, तो -16। इसका मतलब अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? -1। इसका मतलब सिलिकेट में जब एक सिलिकॉन एटम एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो जाता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और अगर अपन इसमें कहें कि 2 सिलिकॉन को मैं रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पर Si4 की जगह क्या हो जाएगा? 2 और O8। क्लियर? अब आपके पास में क्या हुआ? जब 2 सिलिकॉन आ गए तो 2 सिलिकॉन की जगह पे मैं लिख देती हूँ 2 एल्यूमिनियम। अब बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? तो आप देखोगे 2 एल्यूमिनियम पे कितना होगा? +6, और 2 सिलिकॉन पे +4 कितना हो गया? +8, तो ये तो 14 ही हुआ। तो पॉजिटिव तो है +14 और नेगेटिव कितना है? -16, तो यहाँ पर चार्ज कितना बचा? -2, ठीक है। अगर इसी तरह से अपन क्या करते, 3 सिलिकॉन को मैं एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दूं, 3 सिलिकॉन को मैं एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दूं, तो क्या हो जाएगा? ये देखो, Al3SiO8, ऑक्सीजन 8 ही चल रहा है, 3 सिलिकॉन एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो गए, तो यहाँ पर हो गया 3 एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आ गया? +3 के अकॉर्डिंग +9, और 4 किस पे है? सिलिकॉन पे, तो 9 और 4 कितना हो गया? 11। 9 और 4 कितना हो गया? 13, ठीक है। ये हो गया +13, और ऑक्सीजन पे -2 के अकॉर्डिंग कितना है? -16, तो यहाँ पर चार्ज आ गया -3। इसका मतलब आप एक चीज़ देखो कि सिलिकेट्स में जब सिलिकॉन एटम एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो जाते हैं तो बनता है एल्यूमिनो सिलिकेट, और अगर एक एल्यूमिनियम आया है तो एक ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है, 2 एल्यूमिनियम है तो 2 नेगेटिव है, और 3 एल्यूमिनियम है तो 3 नेगेटिव है। तो हमने तो एक सिलिकेट का एक बहुत छोटा सा पार्ट लिया है, लेकिन अगर यहाँ N एटम्स हो सिलिकॉन के, ठीक है ना, तो जितने एल्यूमिनियम आएंगे क्रिस्टल के ऊपर उतना ही क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। सपोज 100 एल्यूमिनियम अगर आ गए तो इसका मतलब क्रिस्टल के ऊपर कितना चार्ज होगा? 100 नेगेटिव चार्ज होगा। X एल्यूमिनियम आ गया तो नेगेटिव चार्ज कितना होगा? X। ये एल्यूमिनो सिलिकेट बन गए। अब अपन इससे आगे चलते हैं। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कोई ना कोई पॉजिटिव कैटायन आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सपोज सोडियम, तो 2 नेगेटिव है तो 2 सोडियम आएंगे, 3 नेगेटिव होते तो 3 सोडियम, तो यहाँ पर 2 सोडियम आके इसको न्यूट्रल बना देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया? Na2Al2Si2O8, Na2Al2Si2O8, और अब ये बिल्कुल न्यूट्रल है। इसको हम बोलेंगे सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। सोडियम
एल्यूमिनोसिलिकेट, और इसी को हम बोलते हैं जियोलाइट। और 11th क्लास में हाइड्रोजन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, इसी को बोलते हैं परम्यूटेट। क्या बोलते हैं? परम्यूटेट। जो वाटर सॉफ्टनर है, जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाता है। अब एक क्वेश्चन आता है, अभी इसी साल JEE 2020 जनवरी में भी क्वेश्चन आया था कि जो परम्यूटेट है ये केटायन को एक्सचेंज करता है वाटर में से या एनायन को। तो ये ध्यान रखना, ये केटायन एक्सचेंजर है। ये कौन सा एक्सचेंजर है? केटायन। ये हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं उनको खुद ले लेता है और अपने सोडियम आयंस किस में दे देता है? वाटर में। ठीक है, तो ये वाटर की जो सॉफ्टनिंग करता है वो किसका एग्जाम्पल है? केटायन एक्सचेंजिंग का एग्जाम्पल है। तो अब अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जियोलाइट्स हैं क्या। तो केमिकली ये एल्यूमिनोसिलिकेट्स हैं। केमिकली क्या है? एल्यूमिनोसिलिकेट्स। तो जब सिलिकेट में कुछ सिलिकॉन एटम एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो जाते हैं तो क्या बनता है? एल्यूमिनोसिलिकेट। लेकिन ये याद रखना है कि जितने एल्यूमिनियम एटम आएंगे उतना ही क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और फिर वो नेगेटिव चार्ज किसी केटायन से बैलेंस हो जाता है, तब बनते हैं सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स। क्लियर? जियोलाइट्स में फर्स्ट पॉइंट अपन ने देखा, ये केमिकली क्या होते हैं? एल्यूमिनोसिलिकेट्स। दूसरा मैंने आपको कहा कि ये स्टोन्स है, सिलिकेट है तो किसी स्टोन जैसा ही सब्सटेंस है, ठीक है ना। तो जियोलाइट्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा पोरस स्ट्रक्चर होती है, इनकी स्ट्रक्चर होती है माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर। माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये एक पत्थर है, और पत्थर है जिसमें बहुत सारे पोर्स हैं, ठीक है। और इसके पोर्स ऐसे नहीं होते कि सरफेस पे हैं, वो बिल्कुल अंदर गहरे ट्यूब लाइक पोर्स होते हैं। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर होती है हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है। तो जैसे मधुमक्खी के छत्ते पे जो छेद दिखते हैं वो केवल सरफेस पे नहीं होते, वो गहरे होते हैं ट्यूब लाइक। तो अब आप एक चीज़ देखो कि एक पत्थर है जो बहुत ज़्यादा पोरस है, और बहुत ज़्यादा पोरस है तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, और सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होता है वो तो बहुत अच्छे एड्जॉर्बेंट होते हैं। तो जियोलाइट्स बहुत अच्छे एड्जॉर्बेंट्स हैं, और बहुत अच्छे एड्जॉर्बेंट हैं तो ये हिट्रोजीनियस कैटालिस्ट की तरह काम आते हैं। किस में काम आएंगे? हिट्रोजीनियस कैटालिस्ट। इनकी एड्जॉर्प्शन पावर बहुत अच्छी है। एड्जॉर्प्शन पावर अच्छी होने का रीज़न क्या है? इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होना, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? ये बहुत ज़्यादा पोरस होते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन अब जियोलाइट्स के लिए हम एक वर्ड यूज़ करेंगे, ये शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट होते हैं। शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट, इस वर्ड का क्या मतलब है? ये जो है जियोलाइट्स, ये पोर्स होते हैं इनके अंदर, और इनके पोर्स का जो डायामीटर है, जो साइज़ है, वो 260 to 740 पिकोमीटर की रेंज में होता है। इनका पोर साइज़ किस रेंज में होता है? 260 to 740 पिकोमीटर की रेंज में होता है। तो ये हर किसी या सारी रिएक्शंस के लिए कैटालिस्ट की तरह काम नहीं करते, ये केवल उन्हीं रिएक्शंस के लिए कैटालिस्ट का काम करते हैं जिनके रिएक्टेंट इनके पोर्स में एड्जॉर्ब हो पाए। एक पत्थर है, बहुत सारे पोर्स हैं, अगर रिएक्टेंट उन पोर्स में एंटर होके और उसके अंदर एड्जॉर्ब हो पाएगा तो उसी रिएक्शन के लिए ये काम करेंगे। अच्छा, दूसरा, केवल रिएक्टेंट ही नहीं, प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करेगा, कि जो प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो बनेगा कहाँ? प्रोडक्ट जियोलाइट की सरफेस पे, और सरफेस पे अगर प्रोडक्ट बनेगा और अगर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का साइज़ बहुत बड़ा है जो उन पोर्स में फिट नहीं हो सकता, तो उस रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट का काम नहीं करेगा। तो ये जियोलाइट्स बहुत अच्छे कैटालिस्ट हैं, लेकिन ये कौन सी रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं? जिनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का साइज़ ऐसा हो कि वो इनके पोर्स के अंदर अच्छे से एड्जॉर्ब हो पाए। तो इसलिए इनको बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं? शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। क्लियर? जियोलाइट्स जो होते हैं इनकी पूरी रॉक्स होती हैं और इनके अंदर माइक्रोपोर्स होते हैं। माइक्रोपोर्स, एक वर्ड और अपन इनके लिए यूज़ करेंगे, बॉइलिंग स्टोन। अब बॉइलिंग स्टोन का मतलब क्या है? इनकी रॉक्स में जो पोर्स होते हैं उनके अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है, और जब इनके पोर्स में मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसमें पानी भर जाएगा, और इन रॉक्स के ऊपर जब सन की हीट आती है तो पहले पत्थर गर्म होता है, और पत्थर गर्म होगा तो उनके पोर्स में जो पानी भरा हुआ है वो भी क्या होगा? बॉईल होगा। और जब अपन उसको देखते हैं तो उसकी अपीयरेंस ऐसी होती है जैसे स्टोन बॉईल हो रहा है। क्या बॉईल हो रहा है? स्टोन। जबकि स्टोन नहीं बॉईल हो रहा, स्टोन के पोर्स के अंदर जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया
एड्जॉर्ब हो गया, वो मॉइस्चर बॉईल हो रहा है। क्लियर हो गया? इसलिए इसकी अपीयरेंस के बेस पे इसका कॉमन नेम क्या रख दिया? बॉइलिंग स्टोन। तो जियोलाइट को हम परम्यूटेट भी बोलते हैं, शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट है ये, और इनको अपन क्या बोलते हैं? बॉइलिंग स्टोन। क्लियर? जियोलाइट्स जो होते हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं, इनको लैब में भी बना सकते हैं। जियोलाइट में भी नेचुरल और सिंथेटिक, नेचुरल स्टोन भी होता है ये, और लैब में जब इनको एक कैटालिस्ट की तरह यूज़ करना होता है तो इनको सिंथेटिक भी बना सकते हैं। लेकिन ये कोई सा भी हो, इनके पोर्स में हमेशा मॉइस्चर एड्जॉर्ब रहता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें इनको कैटालिस्ट की तरह यूज़ करना है तो लैब में यूज़ करने से पहले इनको वैक्यूम में हीट करेंगे, ताकि इनके अंदर पहले से जो पानी भरा हुआ है, जो मॉइस्चर एड्जॉर्ब हुआ है, वो रिमूव हो जाए। तो हमेशा जब भी इनका यूज़ करते हैं पहले इनको वैक्यूम में हाई टेम्परेचर पे हीट कर देना है। जियोलाइट के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? तो जियोलाइट के यूजेस मेनली, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में यूज़ होता है, ये अच्छे वाटर सॉफ्टनर्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ मैं आपको बता रही हूँ, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ होता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में। और वहाँ क्या यूज़ होता है? क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड आइसोमेराइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, आइसोमेराइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इसका मतलब जो अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको ब्रांच्ड आइसोमर में कन्वर्ट करना हो तो भी हम कैटालिस्ट कौन से यूज़ कर सकते हैं? जियोलाइट्स। तो जियोलाइट का सेकंड ये जो यूज़ है क्या है? ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होगा। हाइड्रोकार्बन्स की क्रैकिंग होती है, मींस बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटा करना है, और हाइड्रोकार्बन्स का अपने को क्या करना है? आइसोमेराइजेशन। एक और जो इसका यूज़ है यहाँ पर वो होता है ये जो एल्कोहल होता है, ROH, एल्कोहल, इनको एक जियोलाइट है जिसका नाम है ZSM5। जियोलाइट कौन सा है? ZSM5। ये एल्कोहल को गैसोलीन में चेंज कर देता है, और आपको पता है गैसोलीन पेट्रोल का केमिकल नेम है, गैसोलीन पेट्रोल का केमिकल नेम है। तो एल्कोहल को पेट्रोल या गैसोलीन में कन्वर्ट करने वाला जियोलाइट कौन है? ZSM5। और ये जो रिएक्शन होती है अल्कोहल से पेट्रोल बनने की, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। इसके अंदर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, तब इसकी ऑक्सीजन निकल जाएगी और ये पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थे अपने शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट कौन से होते हैं? जियोलाइट्स। एक बार अपन फिर से देख लेते हैं। जियोलाइट एक तरह का पत्थर है, स्टोन है, सिलिकेट का फॉर्म है, जो बहुत ज़्यादा पोरस है। केमिकली अगर हम देखें तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं? एल्यूमिनो सिलिकेट। और कॉमन फार्मूला अगर दें तो Na2Al2Si2O8, ये सिंपलेस्ट जियोलाइट हो गया। जियोलाइट एक तो वाटर सॉफ्टनर है। वाटर सॉफ्टनर में आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये जब वाटर सॉफ्टनिंग करते हैं तो ये केवल किसका एक्सचेंज करते हैं? कैटायन का, एनायन का एक्सचेंज नहीं करते। और इनकी पोर साइज़ की रेंज क्या होती है? 260 से 740 पिकोमीटर। और ये केवल उन्हीं रिएक्शंस के लिए कैटालिस्ट की तरह काम कर सकते हैं जिनके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इनके पोर्स के अंदर एड्जॉर्ब हो पाए। इसीलिए इनका नाम अपन ने क्या दिया है? शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। और क्योंकि इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है तो ये क्या होंगे? बहुत अच्छे एड्जॉर्बेंट हैं और ये मॉइस्चर को एड्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इनके पोर्स में पानी भर जाता है। और जब वो गर्म होता है सन की हीट से तो बॉईल करने लग जाता है पानी, इसलिए इनका नाम क्या रखा है अपन ने? बॉइलिंग स्टोन। बॉइलिंग स्टोन। यूजेस क्या है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में एल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने वाला जियोलाइट है ZSM5। नेक्स्ट कैटालिस्ट अब अपन देख रहे हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स आप लोग बायो में भी पढ़ते हो और केमिस्ट्री में भी है। एंजाइम्स को हम बोलते हैं बायो कैटालिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायो कैटालिस्ट। इनको बायो कैटालिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं ये उनको कैटालाइज करते हैं। एंजाइम्स यूज्ड एज कैटालिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या है?
जो किसी लिविंग बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, किसी प्लांट या किसी एनिमल की बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो है बायोकेमिकल रिएक्शंस। और बायोकेमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंस कैटालिस्ट की तरह काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायो कैटालिस्ट या एंजाइम्स। क्लियर हो गया? ये तो होता है बायो कैटालिस्ट। अगर किसी इंडस्ट्री में या लैब में हम सिंपल कैटालिस्ट ले रहे हैं, जैसे हेबर प्रोसेस में अगर हम Fe ले रहे हैं तो Fe सिंपल नॉर्मल कैटालिस्ट है, उसको हम एंजाइम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन हो रही है और वहाँ कोई सब्सटेंस कैटालिस्ट का काम कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एंजाइम। तो एंजाइम जो होते हैं ये बायो कैटालिस्ट होते हैं। अगर हम केमिकली देखें तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और आपको पता है प्रोटीन तो पॉलीमर है। प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीमर। पॉलीमर है तो पॉलीमर मैक्रो साइज के होते हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। और बड़े मॉलिक्यूल है तो सिंपल तो होंगे नहीं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स। तो दे आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंजाइम के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पॉलीमर है तो कॉम्प्लेक्स होंगे, और प्रोटीन है एमिनो एसिड से बने हुए हैं तो उसमें नाइट्रोजन होगी। तो एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड केमिकली दे आर प्रोटीन्स। ठीक है, इनको बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करना है, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, बायो कैटालिस्ट भी बोलते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कैसे काम करते हैं एंजाइम्स? तो एंजाइम्स के काम करने की थियरी होती है लॉक एंड की थियरी। लॉक एंड की थियरी, एक एंजाइम है, सपोज ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम है अपना, और एक है हमारा सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है, ये तो हो गया अपना सबस्ट्रेट, और ये हो गया अपना एंजाइम। तो एंजाइम जो होता है उसकी सरफेस पे कुछ ग्रूव्स होते हैं, इनको बोलते हैं इनकी एक्टिव साइट्स, और इसके जो मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो यही प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एक्टिव साइट्स हैं यही एंजाइम को स्पेसिफिक बनाती है। ठीक है, अब जो सबस्ट्रेट इसके ऑपोजिट एक्टिव साइट्स रखता है ये उसी के साथ रिएक्ट कर सकता है या उसी के लिए कैटालिस्ट का काम करेगा। जब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट से जुड़ता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये अपना बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम था, ये सबस्ट्रेट था, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला होता है इसलिए अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है तो ये बनते ही बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होता है तो एंजाइम तो क्योंकि कैटालिस्ट है वो तो एज इट इज़ मिल जाएगा अपने को एंजाइम, और जो सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है। सबस्ट्रेट किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में। ये प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह से एंजाइम ने सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में। और एंजाइम को स्पेसिफिक बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसकी एक्टिव साइट्स, इनको बोलते हैं एक्टिव साइट्स। और हर एंजाइम की एक्टिव साइट स्पेसिफिक होती है, जैसे पर्टिकुलर की और लॉक में होता है। ठीक है, ये होती है एंजाइम की लॉक एंड की थियरी। एंजाइम्स के लिए अभी अपन ने देखा एंजाइम्स होते हैं बायोकैटालिस्ट, क्योंकि ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, इसलिए एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोकैटालिस्ट। ठीक है, और एंजाइम केमिकली क्या है, प्रोटीन्स मींस कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं। और ये किस थियरी पे बेस्ड होते हैं, लॉक एंड की थियरी। अब हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम के कैरेक्टर्स देख रहे हैं अब अपन। एंजाइम के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? फर्स्ट कैरेक्टर है एंजाइम का, ये हाईली एफिशिएंट कैटालिस्ट होता है। हाईली एफिशिएंट कैटालिस्ट, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कैटालिस्ट है। इसका मतलब ये है कि जैसे मुझे रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे एक एंजाइम चाहिए। एक मॉलिक्यूल अगर मेरे पास एंजाइम हो तो वो केवल एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट नहीं बनाता, एंजाइम का एक सिंगल मॉलिक्यूल भी मिलियंस ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल कैटालिस्ट के कंपैरेटिवली एंजाइम की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, यानी एंजाइम हाईली एफिशिएंट कैटालिस्ट है। और एक सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ एंजाइम की एफिशिएंसी के लिए। एंजाइम्स जो होते हैं, जैसे हमारे एक टाइम का जो खाना होता है, वन मील,
अगर हमारी बॉडी में से सारे एंजाइम्स को हटा दें तो केवल एक मील को डाइजेस्ट होने में 50 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम लगेगा। 50 ईयर्स से अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं तो हम एक टाइम में जितना खाना खा रहे हैं वो 2 घंटे 2.5 घंटे में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम सारे एंजाइम्स को हटा दें तो हमारी 1 मील को डाइजेस्ट होने में 50 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि और अगर 50 ईयर्स से ज़्यादा टाइम लग रहा है, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, तो नेचुरली हमें अगली बार भूख ही नहीं लगेगी, और भूख ही नहीं लगेगी तो सारे झंझट ही खत्म हो गए। लेकिन हमें एनर्जी भी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर लाइफ का एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे को लाइफ रहे उसके लिए क्या ज़रूरी है कि एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो फूड का डाइजेशन होना ज़रूरी है, और फूड का डाइजेशन कौन कराता है? एंजाइम्स। यानी अगर हमारी बॉडी में से एंजाइम्स को हटा दें तो लाइफ का एग्जिस्टेंस किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट अपन ने कैरेक्टर देखा है हाईली एफिशिएंट कैटालिस्ट, हाईली एफिशिएंट कैटालिस्ट। सेकेंड कैरेक्टर हम इसमें देख रहे हैं, एंजाइम्स जो होते हैं ये होते हैं स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं, हमारे पूरे फूड को डाइजेस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? एंजाइम्स पे। एंजाइम्स हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस फूड को डाइजेस्ट करने के बदले हमारे को एंजाइम्स के बहुत सारे नखरे उठाने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या क्या है इसमें? ये हाईली स्पेसिफिक भी है। हाईली स्पेसिफिक का मतलब ये है कि एक एंजाइम है वो किसी एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है, तो वो किसी और रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करेगा। मतलब एक एंजाइम अगर एक काम कर रहा है तो वो दूसरा काम नहीं करेगा। जैसे मेरे पास यूरिएज एंजाइम है, यूरिएज एंजाइम है तो वो यूरिया का हाइड्रोलाइसिस कर देता है अमोनिया और CO2 में, अमोनिया और CO2 में। तो यूरिएज एंजाइम जब यूरिया का हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, अब मान लो मेरे पास प्रोटीन है या मेरे पास शुगर है, अगर मैं चाहूँ कि उसका भी हाइड्रोलाइसिस कर दे तो ये उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा। तो स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम लाना पड़ेगा। यानी एक एंजाइम अगर एक काम कर रहा है तो वो दूसरा काम नहीं करेगा। तो ये स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, हमें अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड अपन पॉइंट देख रहे हैं कि एक तो स्पेसिफिक हो गया, पहले तो एंजाइम की ये बात हो गई कि एक एंजाइम है वो एक ही काम करेगा। दूसरी चीज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये एंजाइम हमारे लिए केवल तभी काम करेंगे जब हम इनको एक सूटेबल टेम्परेचर देंगे। अगर उससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो ये काम करना कम कर देते हैं, और अगर आपने बहुत ही ऑड टेम्परेचर दे दिया तो ये हमारे लिए कोई काम नहीं करेंगे। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इनकी रेंज होती है वो होती है 298 केल्विन से 310 केल्विन के बीच में, ठीक है। एक एंजाइम के काम करने के लिए सूटेबल रेंज क्या है? 298 केल्विन, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस। ये एंजाइम की ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है। अगर टेम्परेचर इससे कम हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए तो दोनों ही कंडीशन में हमारी बॉडी में जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रही हैं वो स्लो हो जाएंगी। वो कैसी हो जाएंगी? स्लो। तो एंजाइम केवल कब तक काम करेगा? जब आप उसको इस टेम्परेचर की रेंज दोगे, ठीक है ना। अगर इससे कम टेम्परेचर दे दिया तो एंजाइम नाराज़ हो जाएगा, और नाराज़ हो जाएगा तो वो काम करना कम कर देगा। अगर आपने इससे बढ़ा दिया तो भी वो अच्छे से एक्ट नहीं करेगा, और अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें तो एंजाइम फिर तो बिल्कुल ही नाराज़ हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा। वो पॉइंट होता है थर्मल डेथ पॉइंट, TDP। थर्मल डेथ पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस बंद हो जाती हैं और सारे एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं। तो एंजाइम जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करेगा। अब अपन ना फोर्थ पॉइंट अपन एंजाइम के बारे में देख रहे हैं। हमने एंजाइम को वो जिस रिएक्शन पे काम करना चाहता था वो रिएक्शन भी दे दी, टेम्परेचर भी सूटेबल दे दिया, ठीक है। तो भी ये तभी काम करेगा जब आप इसको सूटेबल pH भी दोगे, ठीक है ना। यानी कि इनकी pH की भी रेंज है, इनकी pH की भी स्पेसिफिक रेंज है। अगर आप उस pH से कम या ज़्यादा देते हो तो भी एंजाइमेटिक रिएक्शन स्लो हो जाती है। और हमारी बॉडी में जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं उनके लिए सूटेबल pH होती है 5 to 7। कितनी होती है? 5 to 7, जिसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस बहुत अच्छे से होंगी। अगर pH इससे कम या इससे ज़्यादा हो जाए तो भी एंजाइमेटिक रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो एंजाइम में मैंने आपको बताया एंजाइम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है,
ठीक है, एक मॉलिक्यूल एंजाइम का मिलियंस ऑफ रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, यानी हमारे लिए बहुत काम का है। हमारी लाइफ ही किससे चल रही है? एंजाइम से। लेकिन हाईली एफिशिएंट तो है, लेकिन ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है इसका मतलब क्या है? एक रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम ही काम आएगा, और वो एंजाइम हम चाहें कि हमारे पास अगर एक एंजाइम है तो हम उस एक रिएक्शन में तो काम में ले सकते हैं, लेकिन बाकी जगह उसको काम में नहीं ले सकते। हर रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम होगा, तो ये स्पेसिफिक नेचर के हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब है एंजाइम को अगर एक सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा तो ही उसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, और ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद उसको काम करने के लिए और क्या चाहिए? पीएच रेंज, एक ऑप्टिमम पीएच भी चाहिए। हर एंजाइम की एक ऑप्टिमम पीएच होती है जिस पे उसकी एक्टिविटी सबसे अच्छी होती है। अपन ने एंजाइम के कैरेक्टर्स अभी क्या क्या देखे? हाईली स्पेसिफिक, यानी एंजाइम हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हमारी पूरी बॉडी की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है सब कौन चला रहे हैं? एंजाइम, ठीक है। लेकिन वो चलाने के बदले हमें उनको क्या क्या देना पड़ता है? एक तो उनकी स्पेसिफिक नेचर है तो उनकी मन मर्जी की हमें रिएक्शन देनी पड़ेगी, फिर उनको जैसा टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर देना पड़ेगा, और जैसी उनको पीएच चाहिए वो पीएच। अगर हमने इसमें कुछ भी गड़बड़ करी तो वो हमारे लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। अब एंजाइम्स के बाद कैरेक्टर्स में अपन नेक्स्ट कैरेक्टर देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोएंजाइम्स एंड एक्टिवेटर्स। कोएंजाइम्स एंड एक्टिवेटर्स, ये जो कोएंजाइम और एक्टिवेटर होते हैं ये कुछ सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। दोनों का काम एक ही है। कोएंजाइम भी एंजाइम के साथ जुड़ के उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, और जो एक्टिवेटर है वो भी एंजाइम के साथ जुड़ के एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, ठीक है, दोनों। लेकिन ये जनरली नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं। एंजाइम तो प्रोटीन था और कोएंजाइम क्या होते हैं? नॉन प्रोटीन, और नॉन प्रोटीन में भी होते हैं विटामिन्स। और जो एक्टिवेटर्स होते हैं ये होते हैं मेटल आयंस। मेटल आयंस जैसे सोडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर, लाइट मेटल आयंस, ठीक है ना, जिनका मास कम है। अगर कोई मेटल आयन एंजाइम के साथ जुड़ जाए, सपोज ये एंजाइम है और एंजाइम तो अपने को पता है प्रोटीन होता है, ये एंजाइम है, कोई मेटल आयन इससे जुड़ गया, सोडियम जुड़ गया, ठीक है, प्रोटीन यानी कि ये एंजाइम, इससे कोई मेटल आयन जुड़ गया और इसके जुड़ने से इसकी एक्टिविटी बढ़ गई, तो इस मेटल आयन को हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेटर। और ये अपना प्रोटीन था जो कि एंजाइम है, और इससे कोई विटामिन जुड़ गया और इसने जुड़ के इसकी एक्टिविटी को बढ़ा दिया, तो इस पार्ट को हम बोलेंगे कोएंजाइम। इसका मतलब कोएंजाइम और एक्टिवेटर दोनों का काम एक ही है, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाना। लेकिन कोएंजाइम्स विटामिन्स होते हैं और जो एक्टिवेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल आयंस होते हैं। एक्टिवेटर क्या होते हैं? मेटल आयंस। क्लियर? नेक्स्ट टर्म हम देख रहे हैं पॉइजन। जैसे कैटलिस्ट का पॉइजन होता है, ऐसे एंजाइम्स के भी क्या होते हैं? पॉइजन। तो पॉइजन वो सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम के साथ जुड़ के और उसकी एक्टिविटी को कम कर दें, जो एंजाइम को के साथ जुड़ के उसकी एक्टिविटी को कम कर दें, उनको बोलते हैं पॉइजन। अब ये पॉइजन काम कैसे करते हैं? जैसे ये एंजाइम है, ये एंजाइम है अपना, और इसको स्पेसिफिक कौन बनाता है एंजाइम को? तो बोले ये इसकी एक्टिव साइट्स। एंजाइम को स्पेसिफिक कौन बनाती है? उसकी एक्टिव साइट। ये इसकी शक्ल है। अगर ये एक्टिव साइट यानी इसकी ये शक्ल बिगड़ गई तो जो सबस्ट्रेट आएगा वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, और जब सबस्ट्रेट आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगा तो ये दोनों जुड़ेंगे ही नहीं। ये हमारा था सबस्ट्रेट। अभी दोनों की एक्टिव साइट्स बिल्कुल अपोजिंग है। अगर पॉइजन क्या करता है? पॉइजन क्या करता है? या तो पॉइजन इसकी किसी एक्टिव साइट पे जुड़ जाता है, जैसे यहाँ पर इस एक्टिव साइट पे पॉइजन आके जुड़ गया, यहाँ पर ये पॉइजन आके जुड़ गया। अब पॉइजन आके जुड़ गया तो इसकी एक्टिव साइट की जो शेप है वो चेंज हो गई, यानी इसकी शक्ल चेंज हो गई। इसकी शक्ल चेंज हो गई तो ये जो सबस्ट्रेट है ये इस एंजाइम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, और जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो अब ये दोनों जुड़ के कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, और कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे तो इस एंजाइम की रिएक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई। तो पॉइजन क्या करते हैं? एंजाइम से जुड़ के और उसकी एक्टिव साइट्स को या उसकी शक्ल को चेंज कर देते हैं, और जब इसकी शक्ल चेंज हो जाती है तो सबस्ट्रेट इसको पहचान नहीं पाता, और जब सबस्ट्रेट इसको पहचान नहीं पाता तो ये रिएक्शन अब नहीं होगी।
क्लियर हो गया। तो पॉइजन इसकी एक्टिविटी को क्या करता है, कम। अब पॉइजन दो तरह से काम कर सकते हैं, या तो एक तरह के पॉइजन होते हैं जो इसकी एक्टिव साइट पर जुड़ जाते हैं, और दूसरे पॉइजन वो होते हैं जो इसकी एक्टिव साइट के बजाय एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ेंगे, वो किसी एक्टिव साइट के अलावा कहीं भी किसी और साइट पे जुड़ेंगे। सपोज यहाँ जुड़ गया, ये यहाँ आकर ये पॉइजन जुड़ गया, लेकिन जैसे ही ये पॉइजन किसी दूसरी साइट, इस दूसरी साइट को बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट एक्टिव साइट के अलावा किसी साइट पे जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। लेकिन जब एलोस्टेरिक साइट पे ये पॉइजन जुड़ता है तो इसकी एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाती है, एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाती है। और बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मान लो कि अगर हमारे यहाँ पैर आके कोई पिन चुभ जाए, अब मान लो पैर में आके कोई पिन चुभ गई, तो पिन तो चुभी पैर में, लेकिन हमारी शक्ल उस टाइम चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके एक ये पिन चुभ गई पॉइजन की, तो जैसे ही चुभ गई इधर इसकी शक्ल चेंज हो गई, शक्ल चेंज होती है अभी सब्स्टिट्यूट इसको पहचान नहीं पाएगा, तो ये भी इसके लिए काम नहीं करेगा। तो पॉइजन कैसे करता है, पॉइजन का काम एक ही है, इसकी शक्ल बदलनी है ताकि सब्स्ट्रेट इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो इसकी शक्ल ये कैसे बदलेगा, या तो ये इसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा, और या फिर किसी एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ेगा और इसकी एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देगा। ये होते हैं पॉइजन। तो पॉइजन क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को उनको कम करना है। पॉइजन वो सब्सटेंस है जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है। और को एंजाइम और एक्टिवेटर कौन से सब्सटेंस होते हैं, जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, दोनों बढ़ाते हैं। अगर ये बढ़ाने वाला, एक्टिविटी को बढ़ाने वाला कोई मेटल आयन है तब इसको हम बोलेंगे एक्टिवेटर, और अगर कोई नॉन प्रोटीन विटामिन है तो हम इसको बोलेंगे को एंजाइम। क्लियर। अपना टॉपिक चल रहा है कौन सा, एंजाइम। एंजाइम्स जो होते हैं बायोकैटालिस्ट होते हैं। बायोकैटालिस्ट नाम क्यों दिया, क्योंकि ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। और जियोलाइट भी कैटालिस्ट थे, और उन कैटालिस्ट को अपन ने क्या नाम दिया था, शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। और एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं और नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस हैं। एंजाइम्स प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में अपने आप सिंथेसाइज होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाने के साथ हमारे को एंजाइम भी खाने हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। एंजाइम तो हमारी बॉडी में अपने आप बन जाएंगे। वाइटामिन्स होते हैं जैसे, वो हमारी बॉडी में नहीं बन रहे, तो वाइटामिन्स जो हमारी बॉडी में नहीं बन रहे तो वो हमें फूड के साथ लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन एंजाइम्स तो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। एंजाइम्स जो होते हैं कौन सी थियोरी पे काम करते हैं, लॉक एंड की थियोरी पे काम करते हैं। एंजाइम के कैरेक्टर्स में मैंने आपको बताया, फर्स्ट कैरेक्टर तो था हाईली एफिशिएंट। फर्स्ट कैरेक्टर क्या था, हाईली एफिशिएंट। एक मॉलिक्यूल भी बहुत ज़्यादा, एंजाइम का एक सिंगल मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन को कई गुना बढ़ा देगा, ठीक है। और दूसरा अपन ने कैरेक्टर देखा, ये स्पेसिफिक होते हैं, इनको टेम्परेचर भी खुद के हिसाब से चाहिए और इनको पीएच भी खुद के हिसाब से चाहिए, ठीक है ना। तो एंजाइम हमारे लिए काम करे उसके लिए इनको स्पेसिफिक रिएक्शन देनी पड़ेगी जिस पे काम कर सकते हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर देना पड़ेगा और स्पेसिफिक पीएच देनी पड़ेगी। और एंजाइमेटिक रिएक्शंस का टेम्परेचर की रेंज आपको लर्न करनी है, वो होती है 298 केल्विन से 310 केल्विन। और पीएच की रेंज क्या बताइए मैंने, 5 to 7, ये अपने पीएच रेंज है। और को एंजाइम और एक्टिवेटर तो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, और जो पॉइजन होते हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। अब हम आ जाते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल पूरा का पूरा पार्ट लर्न करने का है, लेकिन करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड्स में भी आते हैं और जेई में, नीट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपन फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं रिएक्शंस का, इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, सुक्रोज होता है, तो C12H22O11, ये अपना क्या है, शुगर। इसका जब अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर में शुगर का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम, H2O से। और H2O से रिएक्शन कराएंगे तो दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं C6H12O6, C6H12O6। ये तो है अपना ग्लूकोज और ये है अपना फ्रक्टोज। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और बायोमॉलिक्यूल्स में भी ये रिएक्शन काम आएगी। वहाँ पर रीज़न भी आएगा कि इस रिएक्शन को इन्वर्जन ऑफ शुगर क्यों कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर केवल एंजाइम से चल रहे हैं। ये हो गई अपनी सुक्रोज या शुगर।
तो सुक्रोज का जब हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया तो 2 मॉलिक्यूल्स बने ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है वो एंजाइम है इनवर्टेज। सारे एंजाइम्स के नाम के लास्ट में एज लगता है, ASE। तो इन्वर्जन ऑफ शुगर, शुगर के इन्वर्जन में जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा होता है? इनवर्टेज। ये अपने को ध्यान रखना है। सेकंड मैं आपको बता रही हूँ इन्वर्जन ऑफ शुगर के बाद में स्टार्च है। स्टार्च का फॉर्मूला C6H12O6, बोले तो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज है। अगर मैं इसमें से वाटर निकाल दूँ H2O, तो H2 निकालेंगे तो यहाँ 12 की जगह 10 और O निकाल दिया तो 5। ग्लूकोज लिखो, H2O निकालो, होल N। ये स्टार्च बन गया, क्योंकि स्टार्च ग्लूकोज का ही तो पॉलीमर है। स्टार्च किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। और स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस अगर मैं करवाऊँ, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस, ये बना माल्टोज C12H22O11। स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से क्या बना है? माल्टोज। ये N और ये N, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस हुआ और क्या बना? माल्टोज। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम होता है डायस्टेज। कौन सा एंजाइम है? डायस्टेज। डायस्टेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है और इन्वर्टेज सुक्रोज को एक मिक्सचर में कन्वर्ट करता है जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। इस मिक्सचर को बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर, इसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। तो इसका मतलब सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर में बदलने वाला एंजाइम कौन है? इन्वर्टेज। और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन है? डायस्टेज। ये था अपना डायस्टेज। थर्ड हम बात कर रहे हैं, ये माल्टोज आ गया C12H22O11 माल्टोज। माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम, माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस कराया और क्या बन गया? ग्लूकोज। 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के बन जाते हैं। माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है माल्टेज। माल्टोज को माल्टेज एंजाइम किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन है? डायस्टेज। और सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन है? इन्वर्टेज। ये 3 एंजाइम्स हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब अपन देख रहे हैं एंजाइम्स में। ग्लूकोज है C6H12O6, इसको इथेनॉल अल्कोहल में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम C2H5OH + CO2। 6 कार्बन है, 2 इथेनॉल और 2 CO2। देखो बैलेंस हो गई है रिएक्शन। 12 हाइड्रोजन है, ये 10 और ये 2 12। ठीक है। ग्लूकोज को इथेनॉल और CO2 के अंदर कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? ये एंजाइम होता है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इथेनॉल और CO2 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम हम देख रहे हैं प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन कहाँ आ रहा है, स्टमक में या इंटेस्टाइन में। स्टमक के अंदर प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेंगे? एमिनो एसिड। जब प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इसके सबसे छोटे फॉर्म कौन सा होता है? एमिनो एसिड। तो अगर स्टमक में प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो एंजाइम होता है पेप्सिन। कौन सा होता है? पेप्सिन। और अगर इंटेस्टाइन में प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस करना है तो ट्रिप्सिन। तो अगर क्वेश्चन आता है स्टमक में प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो वो कौन सा है? पेप्सिन। और इंटेस्टाइन में कौन सा है आपका? ट्रिप्सिन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वो एंजाइम जो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। मिल्क को कर्ड में, तो एक बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलाई। ठीक है ना। तो एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टोबैसिलाई कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। तो मिल्क को कर्ड में
कन्वर्ट करने वाले एंजाइम किससे मिलते हैं? लैक्टोबैसिलाई, ये बैक्टीरिया भी कर्ड में प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस करने वाला एंजाइम स्टमक में तो है पेप्सिन, और इंटेस्टाइन में कौन है? ट्रिप्सिन। जाइमेज क्या करता है? ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है, जाइमेज ग्लूकोज को इथेनॉल में। और माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में। इन्वर्टेज क्या करता है? सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर में। इन्वर्ट शुगर क्या होती है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और डायस्टीज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में। एक एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है, मैं और बता देती हूँ आपको। यूरिया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया। यूरिया आप सबको पता है NH2CO NH2। इसका जब अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं वाटर से रिएक्शन, तो 2 मोल्स अमोनिया के बनेंगे और प्लस CO2। तो इस यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करने वाला एंजाइम होता है यूरिएज। यूरिया का हाइड्रोलाइसिस कौन करता है? यूरिएज। ठीक है, ये थे एंजाइम्स के एग्जाम्पल्स। आज हमने 2 कैटालिस्ट देखे हैं, एक देखे हैं जियोलाइट्स और दूसरे कौन से देखे हैं? एंजाइम्स। ये कौन से कैटालिस्ट है? शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट, शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। और ये कौन से कैटालिस्ट हैं? बायो कैटालिस्ट, बायो कैटालिस्ट। ठीक है, और जियोलाइट्स जो होते हैं ये स्टोन होता है, पोरस स्ट्रक्चर होती है, और इनके पोर साइज़ कितना होता है? 260 to 740 पिकोमीटर। इनके और नाम क्या होते हैं? इनको परम्यूटेट भी बोलते हैं, बॉइलिंग स्टोन भी बोलते हैं, और ये सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं। और इनके यूजेस क्या होते हैं? एक तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में कौन सा जियोलाइट है जो कि एल्कोहल को पेट्रोल में चेंज करेगा? वो है ZSM5। कौन सा जियोलाइट है? ZSM5। और परम्यूटेट जो होता है वो अपन कैसे यूज़ करते हैं? हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए। और इसमें ध्यान रखना ये केवल किसका एक्सचेंज कर रहा है? केटायन का। और जियोलाइट नेचुरल स्टोन्स भी होते हैं और लैब में भी बना सकते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं। जबकि एंजाइम्स जो हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में बनते हैं, और बॉडी में जो रिएक्शन हो रही है उन्हीं को कैटेलाइज करते हैं, इसलिए इनको बायो कैटालिस्ट बोलते हैं। और ये तो था सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, और ये होते हैं प्रोटीन जो एमिनो एसिड से बनेंगे। तो ये प्रोटीन एंजाइम और किससे बनेंगे? एमिनो एसिड से। ये लॉकेंड की थियरी पे काम करते हैं और ये एड्जॉर्प्शन थियरी पे काम करेगा। ठीक है, ये रिएक्टेंट का क्या करेगा? एड्जॉर्प्शन करेगा, और ये लॉकेंड की थियरी पे। और एंजाइम जो होते हैं हाईली एफिशिएंट है, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी टेम्परेचर रेंज कितनी थी? 298 से 310 केल्विन। pH रेंज कितनी थी? 5 to 7 केल्विन। और कोएंजाइम क्या होते हैं? ये प्रोटीन नहीं होते, नॉन प्रोटीन होते हैं, जनरली विटामिन होते हैं। ठीक है, और एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, और एक्टिवेटर भी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ये लो मॉलिक्यूलर मास वाले केटायंस होते हैं, मेटल आयंस होते हैं। और पॉइजन क्या करता है? एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है। ये एंजाइम से जुड़ के उसकी एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देता है, या एक्टिव साइट की शेप उसको एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। तो सबस्ट्रेट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और वो रिएक्शन स्लो हो जाती है। क्लियर?